नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बल तथा गति के नियम का वॉल्यूम 3 शुरू करने वाले हैं। हम लोग इसके पहले न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम को सीख चुके हैं और आज हम लोग गति के दूसरे नियम का कुछ उदाहरण देखेंगे और गति का तीसरा नियम देखेंगे और साथ ही संवेग संरक्षण का नियम को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वॉल्यूम 3। बल तथा गति के नियम का ये वॉल्यूम 3 है, जिसमें हम लोग शुरू करते हैं गति के दूसरे नियम का उदाहरण। पहला, टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता, परंतु गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। इसका कारण यह है कि गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद में वेग अत्यधिक होती है, जो दर्शक को लगने के बाद तुरंत अर्थात बहुत ही कम समय में शून्य हो जाता है। अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक हो जाती है, इसलिए गेंद के बल का प्रभाव अधिक होने के कारण दर्शक घायल हो सकता है। वहीं टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता, क्योंकि इस गेंद में क्रिकेट की गेंद की तुलना में कम वेग होता है, इसलिए वेग का शून्य होने में ज़्यादा समय लगता है। अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम होती है, इससे गेंद के बल का प्रभाव कम होता है। दूसरा उदाहरण है, सड़क किनारे खड़े किसी ट्रक के द्वारा कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर भी रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इसका कारण यह है कि खड़े ट्रक का वेग शून्य होने के कारण वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण शून्य होता है, इसलिए ट्रक द्वारा लगाया जाने वाला बल शून्य होगा, क्योंकि बल वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है। यही कारण है कि सड़क किनारे खड़े ट्रक द्वारा कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु कम गति से भी चल रहे ट्रक में द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसके द्वारा लगाया जाने वाला बल अधिक होगा, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, इसलिए उसके टक्कर से खड़ा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा उदाहरण है, एक छोटे द्रव्यमान की बंदूक की गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इसका कारण यह है कि बंदूक की गोली में अत्यधिक वेग होता है। जब वह गोली किसी व्यक्ति को लगती है तब गोली का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर अधिक हो जाती है। चूँकि न्यूटन के दूसरे नियम से बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, इसलिए गोली द्वारा लगाया गया बल का प्रभाव अधिक होता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। चौथा उदाहरण है, क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण यह है कि क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है, इससे गेंद की संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और बल का प्रभाव हाथ पर कम पड़ती है। अगर गेंद को अचानक रोक लिया जाए तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाएगी और संवेग परिवर्तन की दर बढ़ जाएगी, जिससे गेंद द्वारा लगाया गया बल का प्रभाव अधिक होगा और खिलाड़ी के हाथ में चोट पहुंचेगी। पांचवा उदाहरण है, ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद वेग को शून्य होने में अधिक समय लगाने के लिए किया जाता है। इससे संवेग के परिवर्तन की दर कम होती है, जिससे बल का प्रभाव कम होता है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगती है। छठा उदाहरण है, कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है।
इसका कारण यह है कि खिलाड़ी बहुत कम समय में अपने हाथ के वेग को महत्तम से शून्य कर देता है। इससे संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है और बल का प्रभाव अधिक हो जाने के कारण बर्फ की सिल्ली टूट जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं गति का तृतीय नियम, जिसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम भी कहते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर उसी क्षण बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। किसी एकल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये बल कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। इसका उदाहरण कुछ हम लोग लेते हैं। पहला उदाहरण है, फुटबॉल के खेल में प्रायः खिलाड़ी गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर विपरीत दिशा से बल लगाते हैं, अतएव दोनों खिलाड़ी चोटिल होते हैं। यहाँ एक खिलाड़ी दूसरे पर जो बल लगाता है वो क्रिया है और दूसरे खिलाड़ी के द्वारा पहले खिलाड़ी पर प्रतिक्रिया है। चूँकि बल के बराबर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसलिए दोनों खिलाड़ी ही चोटिल होते हैं, दोनों को चोट लगते हैं। दूसरा उदाहरण है, जब दो स्प्रिंग अर्थात कमानीदार तुलाओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक तुला के स्थिर सिरे को दीवार से जोड़ा जाता है और दूसरे तुला के मुक्त सिरे पर बल लगाकर खींचा जाता है, तो हम देखते हैं कि दोनों तुलाओं में एक ही मान आता है। अर्थात एक तुला द्वारा दूसरे तुला पर लगाया गया बल दूसरे तुला द्वारा पहले तुला पर लगाए गए बल के समान होता है, परंतु दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ दो कमानीदार तुलाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ करके ये तुला बी है और ये तुला ए है। बी के एक छोर को दीवार से हम जोड़ दिए हैं और बी के दूसरे छोर को ए के एक छोर से जोड़ करके हम एक तुला को इस दिशा में खींचते हैं, बल लगाते हैं। तो ये क्रिया हुआ, अर्थात ये तुला पर जो हम लोग इस पर बल लगा रहे हैं, तो ये तुला ए जो है बी पर इस दिशा में बल लगा रहा है और उसी के विपरीत जो है प्रतिक्रिया के रूप में ये तुला बी ए को इस दिशा में खींचती है। तो प्रतिक्रिया इस दिशा में हो रही है और क्रिया इस दिशा में, परंतु दोनों का पठन जो होगा वो समान होगा। इससे पता चलता है कि बल की मात्रा समान होती है परंतु दिशा विपरीत होती है। तीसरा उदाहरण है, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम सड़क के पृष्ठ को अपने पैरों से पेशीय बल द्वारा पीछे की ओर धकेलते हैं। तृतीय नियम से सड़क भी हमारे पैरों पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके प्रभाव से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा उदाहरण है, गोली छूटते समय बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है। इसका कारण यह है कि बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल आरोपित होता है। वहीं गति के तीसरे नियम के कारण गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर झटका मारता है। हालांकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से काफ़ी अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। पांचवा उदाहरण है, एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने पर नाव पीछे की ओर गति करती है। जब नाविक आगे की ओर कूदता है तो वह नाव पर पैर से बल लगाता है,
तो नाव भी प्रतिक्रिया के रूप में उसे आगे की ओर धकेलता है। इससे नाविक आगे चला जाता है एवं नाव पीछे की ओर गति करती है। अब हम लोग देखते हैं संवेग संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है यदि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में संरक्षित या अपरिवर्तित रहता है। माना कि दो वस्तुएं A तथा B जिनका द्रव्यमान क्रमशः ma तथा mb है, एक ही सरल रेखा में अलग अलग वेग क्रमशः ua तथा ub से गति कर रही हैं। उन पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। माना ua इज ग्रेटर देन ub, अर्थात वस्तु A का प्रारंभिक वेग वस्तु B के प्रारंभिक वेग से अधिक है और दोनों वस्तुएं कुछ समय के बाद t समय अंतराल तक टकराती हैं। टक्कर के समय वस्तु A वस्तु B पर FAB बल लगाती है तथा वस्तु B वस्तु A पर FBA बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद वस्तु A तथा वस्तु B का वेग क्रमशः VA तथा VB हो जाता है। इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। इस वस्तु A का द्रव्यमान ma है, वस्तु B का द्रव्यमान mb है। वस्तु A का प्रारंभिक वेग ua है और B का प्रारंभिक वेग ub है। कुछ समय के बाद ये चूँकि A का वेग ज़्यादा था इसलिए वस्तु A B के साथ टकराती है और ये t समय तक जो है टक्कर होता है। उस दौरान टक्कर के दौरान वस्तु A जो है B पर एक बल लगाती है जिसको हम लोग FAB, उसकी दिशा इस तरह होगी, ये क्रिया होगी और उसी दौरान वस्तु B भी वस्तु A पर प्रतिक्रिया बल लगाएगी जिसकी दिशा इधर से होगी, जिसको हम लोग FBA लिखे हैं। पुनः जो है थोड़ी देर के बाद टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं की गति में परिवर्तन होगी। ये वस्तु A का वेग VA हो जाएगा और वस्तु B का वेग VB हो जाएगा। तो ये टक्कर के पहले है, ये टक्कर के समय है और ये टक्कर के बाद है। तो टक्कर के पहले वस्तु A का संवेग, हम लोग जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो वस्तु A का संवेग टक्कर के पहले उसका द्रव्यमान गुना उसका प्रारंभिक वेग अर्थात ma इंटू ua। टक्कर के बाद वस्तु A का संवेग द्रव्यमान गुना वेग। टक्कर के बाद वस्तु A का वेग VA हो जाता है, परंतु द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है, इसीलिए ma इंटू VA। वस्तु A का संवेग में परिवर्तन, संवेग में कितना परिवर्तन होता है, तो ये अंतिम संवेग घटाव प्रारंभिक संवेग, तो ma VA माइनस ma ua। अब वस्तु A का संवेग परिवर्तन की दर, अर्थात ये जो टक्कर जो t समय तक हुई थी उसी t समय के दौरान उसके संवेग में कितनी परिवर्तन हुई उसको हम लोग कहेंगे संवेग परिवर्तन की दर। तो ये हो जाएगा ma VA माइनस ma ua बाई t या A द्वारा लगाया गया बल। चूँकि हम जानते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम से कि संवेग परिवर्तन की दर ही जो है वस्तु के द्वारा लगाया गया बल होता है और हमने पहले ही इस बल का नाम दिया है FAB। तो इस प्रकार संवेग परिवर्तन की दर अर्थात वस्तु A द्वारा लगाया गया बल जिसे हम लोग क्रिया कह रहे हैं उसका मान हो जाएगा ma, यहाँ ma दोनों में था उसको हम लोग कॉमन लिए हैं तो बचा VA माइनस ua बाई t। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं वस्तु B द्वारा लगाया गया बल जिसे हम लोग FBA नाम दिए हैं और ये उसका विपरीत बल है इसीलिए इसको प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका मान हो जाएगा mb इंटू VB माइनस ub बाई t। अब गति के तृतीय नियम से हम जानते हैं कि वस्तु A द्वारा लगाया गया बल FAB एवं वस्तु B द्वारा लगाया गया बल
एफ बी ए एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। अतः एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। चूँकि दोनों बल समान हैं लेकिन विपरीत हैं, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। या दोनों बलों के मानों को हम लोग यहाँ पर रखे हैं, तो ये आया एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए बाई टी इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी। यहाँ टी टी कैंसिल हो गया है और इस तरह से इसको हम लोग इस ब्रैकेट को हटाकर इसको हम लोग गुना करते हैं, तो ये आया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बराबर, इससे इसको गुना किए हैं तो माइनस एम बी वी बी प्लस माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। हम दोनों वस्तुओं के प्रारंभिक संवेगों को एक तरफ करते हैं, अर्थात ये एम ए यू ए और एम बी यू बी ये दोनों वस्तुओं का प्रारंभिक संवेग है, उसको एक तरफ किए हैं और जो अंतिम संवेग है उसको दाहिने तरफ किए हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होती है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी बी वी ए प्लस एम बी वी बी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टक्कर के पहले दोनों वस्तुओं का कुल संवेग अर्थात एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी तथा टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं का कुल संवेग एम ए वी ए प्लस एम ए वी बी दोनों बराबर होता है। अर्थात जब वस्तुओं पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो दोनों वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है या संरक्षित रहता है। इसे हम लोग कहते हैं वस्तुओं का संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस पाठ पर आधारित बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं उन्हें देखेंगे और कुछ आंकिक प्रश्न भी है, उन प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद।